डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग का पहला चैप्टर बायोलॉजी का क्लास 10th का जैव प्रक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सबका स्वागत है टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। आइए हम लोग पढ़ते हैं जैव प्रक्रम। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर जैव प्रक्रम क्या है। तो कोई भी जीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत सारी क्रियाएं रेगुलर करता है, डेली करता है। अगर वो क्रियाएं वो रोक देगा, नहीं करेगा, तो मर जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी जीव में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो उसे रेगुलर करना है ताकि वो अपने जीवन को बनाए रखे। उन्हीं क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी किसी भी जीव के शरीर के अंदर होने वाली वो सभी क्रियाएं जो कहीं ना कहीं उस जीव के जीवन को बनाए रखने में सहायक होती हैं, उसे जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी होती हैं, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसी कौन कौन सी प्रक्रिया है बॉडी में जिसका होना एकदम जरूरी है ताकि हम लोग जीवित रहें, हमारा जीवन बना रहे। तो इसमें सबसे पहले आएगा बच्चों पोषण, फिर श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ये सब जैव प्रक्रम के उदाहरण हैं। यही वो क्रियाएं हैं जिन्हें हमें करना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग जीवित रह सकें। अब आप कहेंगे सर पोषण समझ में नहीं आ रहा कि पोषण क्या है, ये कौन सी क्रिया है। आप डेली खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? वो जो खाना खा रहे हैं ना, वो पोषण के अंतर्गत ही आता है। तो आप बताइए कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो कितना दिन जीवित रह सकते हैं? क्या आप अपने जीवन को बचा के रख सकते हैं अगर लंबे समय तक खाना ना खाया जाए, 4-8 दिन? अब अलग अलग बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई 4 दिन झेल जाएगा, कोई 5 दिन झेल जाएगा, कोई 7 दिन झेल जाएगा, लेकिन एट लास्ट अगर वो पोषण छोड़ देगा, खाना खाने की प्रक्रिया बंद कर देगा, तो एक ना एक दिन मर जाएगा। इसका मतलब ये है कि पोषण की प्रक्रिया कहीं ना कहीं शरीर में होते रहनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बनाए रखें। अब आते हैं श्वसन पर। श्वसन क्या है? जनरली लोगों को यह भ्रम होता है कि श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। ऐसा नहीं है। श्वसन सांस लेना नहीं है। अगर आपके भी माइंड में यह बात बैठी हुई कि श्वसन सांस लेना है तो आप गलत सोच रहे हैं। श्वसन सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन नहीं कहते हैं, बल्कि श्वसन कहते हैं जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंच के पहले से पहुंची हुई ग्लूकोज को उसका ऑक्सीकरण करके उससे ऊर्जा बनाता है, एटीपी बनाता है, जल बनाता है, CO2 बनाता है, वह श्वसन है। श्वसन का मतलब सांस लेना और छोड़ना नहीं है। बहुत लोगों के दिमाग में भ्रम रहता है कि हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यही श्वसन है। इसको तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जब हम श्वसन चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको इस पर हम बहुत अच्छे से समझ विकसित करेंगे कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन में बहुत बड़ा अंतर है। श्वसन बॉडी के अंदर O2 लेकर ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करा के, और ऑक्सीजन का रिएक्शन हमेशा ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करा के ऊर्जा बनाने का नाम है। यानी ये भी होते रहना चाहिए। अगर श्वसन नहीं होगा तो बॉडी में ऊर्जा नहीं बनेगी। आप खाना खा लेंगे, आपकी बॉडी में ग्लूकोज पाचन के द्वारा बन जाएगा, लेकिन अगर श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा, ऑक्सीजन हर जगह नहीं पहुंचेगा, हर कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा, तो ऊर्जा कैसे बनेगी? और ऊर्जा नहीं बनेगी तो बिना ऊर्जा के आप कितना दिन सस्टेन कर सकते हैं? आप ही बताइए। इसका मतलब श्वसन का होना भी बहुत जरूरी है। अब आते हैं परिवहन पर। परिवहन क्या है? परिवहन का अर्थ होता है कि रक्त के माध्यम से, और भी एक बहुत सारे ऐसे साधन है जिसके माध्यम से हम लोग अपने बॉडी के अंदर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सिर्फ रक्त ही नहीं है, इस भ्रम में भी नहीं जीना है कि सिर्फ रक्त ही है जो परिवहन का काम करता है। यह भी एक भ्रम ही है, यह भी एक मिथ है। इसको भी तोड़ना होगा बच्चों। तो परिवहन के द्वारा हम लोग अपनी शरीर के अंदर बहुत सारे अणुओं को, यौगिकों को, केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं जहां उसका काम है। अगर परिवहन बंद हो जाएगा तो ऑक्सीजन शरीर के कोने कोने तक नहीं पहुंचेगा, जिससे कोशिकाएं डेड होने लगेंगी, उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी। और भी बहुत सारी ऐसी केमिकल्स हैं जिसको बनती कहीं और है और उनका उपयोग कहीं और होता है, वहां पहुंचाना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारी बहुत सारी ऐसी जैविक क्रियाएं हैं जो शरीर के अंदर होती हैं, वो रुक जाएंगी। इसलिए परिवहन भी जैव प्रक्रम है, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे।
अब उत्सर्जन पे आते हैं। हमारे बहुत सारी ऐसी जैविक क्रियाएं होती हैं बॉडी के अंदर, जिसमें बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं बच्चों, और वो अवशिष्ट पदार्थ इतने जहरीले हैं, इतने खतरनाक है बॉडी के लिए कि अगर उनको हमने बाहर नहीं किया तो हम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। और उन अवशिष्ट पदार्थों को बाहर करने का नाम है उत्सर्जन, यानी उनको भी बाहर करना बहुत जरूरी है अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। इस तरह से पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन जैव प्रक्रम के उदाहरण हैं, और यही वो प्रक्रियाएं हैं जिनको हम लोग जब करते हैं, इनको सुचारू रूप से हमारी बॉडी चलाती है, ये प्रक्रियाएं कर रही होती हैं, तो हम अपने जीवन को क्या करते हैं, बनाए रखने में कहीं ना कहीं सहायता मिलती है। तो जैव प्रक्रम क्या है? किसी भी जीव के शरीर के अंदर होने वाली वो सभी प्रक्रियाएं जो किसी जीव के जीवन को बनाए रखने में मदद करती है या बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी जीव के शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाएं जिनसे जीव अपने जीवन को बनाए रखता है, आगे लिखना हो तो लिख देना, मरता नहीं है, जैव प्रक्रम कहलाता है। और इसके उदाहरण हो गए पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। अब हम लोग एक एक करके एक एक जैव प्रक्रम को डिटेल में पढ़ेंगे। हमने जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से सिलेबस को सजाया गया है। सबसे पहले पोषण, फिर श्वसन, फिर परिवहन और एट लास्ट उत्सर्जन को सिलेबस में पढ़ाया गया है और बताया गया है। इसलिए हम लोग सबसे पहले पोषण की चर्चा करेंगे। अब आते हैं कि पोषण क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी चर्चा पोषण पर होगी। पोषण क्या है? अभी कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि खाना खाना पोषण है। ये बात आधा अधूरा है, आइए इसको पूरा करते हैं। पोषण में हम सबसे पहले क्या ले सकते हैं, किसको ग्रहण करते हैं? पोषक में हम ग्रहण करते हैं पोषक तत्व। आप कुछ भी ऐसा नहीं है कि हर चीज आप ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं है। आप हर चीज ग्रहण नहीं कर सकते। पोषण में सिर्फ किसको ग्रहण करेंगे? पोषक तत्व को। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पोषक तत्व क्या है? आप ही सोचिए, क्या आप लोहा का रॉड खा सकते हैं? लोहे का रॉड खा सकते हैं? लोहे के रॉड को लोहे के दुकानदार से मांगकर क्या आप खा सकते हैं? आप कहेंगे सर हम लोहा क्यों खाएंगे, हम पागल हैं कि लोहा खाएंगे? तो फिर हम आपको बोलेंगे कि क्या आपको नहीं लगता कि आपके शरीर में लोहे की जरूरत है? तो आप कहिएगा कि सर ये तो हम जानते नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके शरीर में लोहे की जरूरत है, हमारी बॉडी को एफी चाहिए। तो साक्षात लोहा का रॉड आपके सामने पड़ा है, खा लीजिए ना सर। क्यों नहीं खा ले रहे हैं? खाइए। आपकी बॉडी को एफी चाहिए, लेकिन लोहे के रॉड को आप नहीं खा रहे हैं एफी को ग्रहण करने के लिए। क्यों? क्योंकि लोहे के रॉड में जो एफी है वो उस रूप में नहीं है जिसको हमारी बॉडी क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, उसको अपने लायक बना सकती है और उपयोग कर सकती है, उस रूप में नहीं है। यही एफी बहुत सारे फलों में मिलता है। जब हम उन फलों को खाते हैं तो ये एफी हमारे अंदर जाता है, तब तो ये एफी हमें मिला, तब तो हमने लोहा लिया अंदर, एफी ग्रहण किया। लेकिन वो एफी उस रूप में है जिसका अवशोषण करके हमारी बॉडी उपयोग कर सकती है। इसलिए हमने नाम दिया पोषक तत्व। पोषक तत्व वैसे पदार्थ हैं जिनको हम ग्रहण करें तो हमारी बॉडी उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त कर सके, वो उस रूप में होने चाहिए जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर सके। तो बेसिकली पोषक तत्वों में क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
वसा, आपको खनिज लवण, विटामिन और रुक्षांश होता है एट लास्ट। ये सब वो चीजें हैं जिसको हमारी बॉडी ग्रहण कर सकती है और अपने लिए उपयोग कर सकती है। तो इन्हीं को हम लोग पोषक तत्वों की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये अगर माटी में मिलेगा, मान लीजिए कोई खनिज है, कोई प्रोटीन है या कोई और चीज है जो माटी में मिले तो हम माटी खा लेंगे, नहीं। बॉडी को उन स्रोतों से ये चीजें चाहिए जिसको बॉडी क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। जैसे आप आलू खाएंगे तो आलू के अंदर के कार्बोहाइड्रेट को बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है। आपको क्या लगता है मिट्टी में खनिज नहीं होते? खनिज आप समझते क्या है? खनिज है क्या? खनिज के बारे में आपकी क्या राय है? आपसे जब कोई बोलता है खनिज लवण, तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि खनिज लवण क्या है? खनिज लवण तत्वों को बोलते हैं, वही तत्व जो पीरियोडिक टेबल में टंगे रहते हैं दोस्त। जैसे लोहा Fe, मैग्नीशियम Mg, कोबाल्ट Co, सोडियम Na, पोटेशियम K, ये सब खनिज लवण है और ये हमारी बॉडी को चाहिए। हमारी बॉडी में जो सूचना स्थानांतरण होती है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें बहुत बड़ा रोल सोडियम और पोटेशियम का है, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो खनिज लवण का मतलब होता है तत्व। खनिज लवण का मतलब होता है तत्व। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तत्व तो मिट्टी में भी है, तो क्या हम मिट्टी खा लें? नहीं, नहीं, क्योंकि मिट्टी को हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। यानी पोषक तत्व में वैसे पदार्थ आएंगे जिनमें ये चीजें तो हों लेकिन उसको हमारी बॉडी क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। तो माय डियर स्टूडेंट, पोषण में आप किसी भी चीज को नहीं खा सकते। मैं आपसे कह रहा हूं कि पदार्थों को ग्रहण करना। अगर कोई लिख देता है पोषण में कि पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, खाया जाता है, ऐसा कुछ लिख दे, तो लोग पूछेंगे क्या खाया जाता है। आप जब पदार्थों को ग्रहण करते तो पदार्थ तो सब हैं, ईटा माटी धूरा सब सब खा लीजिएगा? नहीं, आप पदार्थ मत लिखिएगा, लिखिएगा पोषक तत्व। यानी पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। और पोषक तत्वों के बारे में भी मैंने अपनी एक राय रख दी है कि पोषक तत्वों को भी उन्हीं चीजों से लेना है जिनको हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है। मिट्टी में खनिज लवण होते हैं, लेकिन वो खनिज लवण हम नहीं उपयोग कर सकते, हमारी बॉडी उस लायक नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें। उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं पौधे, मिट्टी के खनिज लवण को पौधे खींच लेते हैं, वो उनके लिए ठीक है, उनके लिए वो पोषक तत्व हो सकता है, हमारे लिए नहीं हो सकता। तो जिनके लिए जो फॉर्म सुटेबल है, अच्छा है, जो उनकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, उसी फॉर्म में इन पोषक तत्वों को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोहे का रॉड खाने लगेंगे एफी के लिए। आपको पता है आपकी जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो उसके सेंटर में एफी होता है। अगर एफी की कमी हो जाएगी तो आप में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। ये एफी आपको कहीं ना कहीं से चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, किसी मिट्टी में एफी है तो आप मिट्टी खा लेंगे। आप मिट्टी के एफी को नहीं ले सकते, उसको पौधे ले सकते हैं, और पौधे उसको कहीं स्टोर करेंगे तो आप उनके स्टोरेज से आप ले सकते हैं। मान लीजिए पौधे ने फल में ले आकर स्टोर किया तो आप उस फल को लेकर उस एफी को ले सकते हैं। एट लास्ट वही मिट्टी का एफी आपको आया, लेकिन डायरेक्ट नहीं आ सकता, डायरेक्ट नहीं आ सकता। संस्था में एक हायरार्की होती है कि आप कहां तक किससे मिल सकते हैं। अगर आप बहुत छोटे कर्मचारी हैं तो आप डायरेक्टर से नहीं मिल सकते। उसी तरीके से अगर आप जंतु हैं तो आप मिट्टी में का खनिज लवण नहीं ले सकते, मिट्टी को खा खनिज लवण नहीं ले सकते। हाँ, डायरेक्टर से भी मिलने वाला कोई होता है। उसी तरह से पृथ्वी के मिट्टी में से जो खनिज लवण उसको भी लेने वाला कोई होता है, वो पौधा होता है। तो सबका अपना पोषक तत्व ग्रहण करने का रूप अलग अलग होता है। वो सब यही ग्रहण करते हैं, कोई भी जंतु है यही ग्रहण करेगा, इन्हीं को वो पोषक तत्व मानता है। लेकिन वो किस रूप में ग्रहण करेगा, कौन सी चीजें उसके लिए सुटेबल हैं? क्या कोई ईटा खा लेगा? नहीं। तो इसलिए पोषण में लिखना है कि पदार्थ को ग्रहण नहीं करना है, पोषक तत्वों को ग्रहण करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें हम लोग पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं।
और फिर क्या करते हैं? क्या हम पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिए तो पोषण कंप्लीट हो गया? ऐसा नहीं है। हमने आलू खाया, उसमें पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। हमने दाल खाया, उसमें कौन है? प्रोटीन। हमने तेल लिया, उसमें कौन है? वसा। तो हमने पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिया, क्या पोषण हो गया? बिल्कुल नहीं। अगर आप लिख देते हैं कि एक ऐसी विधि जिसके द्वारा हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसे पोषण कहते हैं, गलत हो जाएगा। पोषण में दो व्यवस्था है। सिर्फ पोषक तत्वों को ग्रहण करने का नाम ही पोषण नहीं है। पोषण में दो व्यवस्था है। पहली व्यवस्था है पोषक तत्वों को ग्रहण करना, और दूसरी व्यवस्था है उन पोषक तत्वों को अपने शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करना। यानी पोषण सिर्फ पोषक तत्वों को ग्रहण करने का नाम नहीं है। पोषण में पोषक तत्वों को ग्रहण भी करना है और उन पोषक तत्वों को अपने शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करना है। ये जब दोनों बातें आप मिला के लिखेंगे तब पोषण का डेफिनेशन कंप्लीट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप कहेंगे कि सर ये आप डिटेल में थोड़ा समझाइए, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि कैसे उपयोग करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत सारे सामान खाए, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, बहुत कुछ खाया, और उनमें ये सब पोषक तत्व तो ग्रहण तो आपने कर लिया, लेकिन वो पचे नहीं। अगर कोई चीज जाके हमारे अंदर पचेगा नहीं तो वो उस रूप में नहीं आएगा जिस रूप में हम उसको उपयोग कर सकते हैं। तो क्या हुआ? पचा नहीं तो क्या हुआ? खा तो लिए, यानी पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिए, पहला स्टेप कंप्लीट है, लेकिन पचा नहीं तो हम उसको उपयोग नहीं कर पा रहे। फिर क्या हुआ? सुबह हमने क्या किया? उसको उत्सर्जन के द्वारा शरीर के बाहर कर दिया। तो बताइए क्या फायदा हुआ? क्या आप मानेंगे कि आपका पोषण कंप्लीट हुआ? आप खाए किस लिए? ताकि वो हमारे काम आ सके, और आपने उसका काम लिया ही नहीं अपनी बॉडी के अंदर। तो क्या आप इसको पोषण कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। यानी पोषण तभी कहेंगे जब पोषक तत्वों को ग्रहण कर लें और उन पोषक तत्वों के अपने शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए हम उपयोग कर लें, इसे पोषण कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, पोषण किसे कहेंगे? पोषक तत्वों को ग्रहण करना एवं उसे अपनी जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करना। पोषक तत्वों को ग्रहण करना एवं उसे अपनी जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करना पोषण कहलाता है। अब हम लोग पोषण के प्रकार को पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण या विषम पोषण। अब आप सोचेंगे कि सर स्वपोषण क्या है? स्वपोषण पोषण की एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन खुद ही तैयार करता है और खुद ही उसको ग्रहण करता है। यानी इसको अपने भोजन के लिए किसी और पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते होंगे, इसका एग्जाम्पल होगा हरे पादप। आप कहेंगे सर पादप नहीं लिखे, हरे पादप लिखे। बिल्कुल, अगर आप इसके एग्जाम्पल में पादप लिखेंगे तो अमर बेल भी एक पौधा है। अमर बेल भी पौधे की श्रेणी में ही आता है। अगर आपने हरे पादप छोड़ के पादप लिखा तो अमर बेल भी एक पादप है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता और अपना भोजन ये खुद नहीं बना सकता। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ स्वपोषण में उनको लिखेंगे जो अपना भोजन खुद बना सकता है, और अपना भोजन वही बना सकते हैं जिसमें क्लोरोफिल हो,
जो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखते हों, और जिसमें क्लोरोफिल होगा उसका रंग कैसा होगा? हरा। इसलिए हरे पादप ही इसके एग्जाम्पल होंगे। यानी अगर एग्जाम्पल में आता है कि स्वपोषी कौन है, तो पादप और हरे पादप दो एग्जाम्पल दिया हो, दो ऑप्शन दिया हो, तो आप पादप छोड़ के हरे पादप मारेंगे। अगर पादप मारेंगे तो अमरबेल भी उसमें गिनती में आएगा, जो कि स्वपोषी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं पर पोषण क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, पोषण की एक ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता, बल्कि वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहता है। अब बताइए कि किसी दूसरे पर किस पर आश्रित रहेगा? अरे जिसके पास भोजन होगा उसी का तो भोजन हम चुरा के खाएंगे। तो भोजन है किसके पास? किसने तैयार किया है? किसने तैयार किया? स्वपोषी ही, स्वपोषण में स्वपोषण की जो क्रिया करते हैं वो स्वपोषी होते हैं, यानी स्वपोषियों ने ही भोजन तो तैयार किया है, और इन्हीं के भोजन को हम इनसे छीन के खा लेते हैं। यानी पर पोषण में वैसे जीव आते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, बल्कि किसी दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और दूसरे से किससे प्राप्त करेंगे? जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे प्राप्त करेंगे। क्या किसी भिखारी से हम चंदा लेंगे? जिसके पास खुद कुछ नहीं हो क्या देगा हमें? यानी ये किससे अपना भोजन ग्रहण करते होंगे? जिसके पास हो। किसके पास होगा? किसने खुद बनाया? स्वपोषियों ने बनाया, स्वपोषण करने वालों ने बनाया, उनसे ये लोग ग्रहण करते हैं। इसमें आते हैं हम लोग मनुष्य, जंतु, अधिकतर जीव तो इसी श्रेणी में आते हैं। अब क्वेश्चन एक और बनता है हमारा कि स्वपोषी में ऐसा क्या है तो अपना भोजन बना ले रहे हैं, और परपोषियों में जो परपोषण की क्रिया करते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं, उनमें यानी मनुष्य और जंतु में ऐसा क्या नहीं है कि अपना भोजन नहीं बना पा रहे और दूसरे पर आश्रित हैं? इसका भी आंसर आपको जानना चाहिए। स्वपोषियों में क्लोरोफिल है। अब आप कहेंगे सर क्लोरोफिल होने से कौन सी तोप वाली बात हो गई? क्लोरोफिल होने से कौन सी तोप वाली बात हो गई सर? उसमें क्लोरोफिल है, हम में नहीं है, ठीक है। ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, आपको समझना पड़ेगा इसका रोल। ये क्या करता है? ये सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। यानी ये जिसके पास भी रहेगा वो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा, और हम में नहीं है तो हम सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते। अब तुम कहोगे सर सूर्य की ऊर्जा ग्रहण कर लिया, हम नहीं कर पा रहे, हम कहीं और से ग्रहण कर लेंगे। मैं आपको बताता हूं, आप तो जानते होंगे कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है। तो आपके पास पहले ऊर्जा रहेगी तब तो रूपांतरण कीजिएगा। किसी ना किसी की ऊर्जा तो लेंगे ना। जब ऊर्जा किसी की लेंगे तब तो उसको किसी दूसरे रूप में हम ला सकते हैं। हम खुद से तो ऊर्जा ना बना सकते ना नष्ट कर सकते हैं। अगर हम कहीं से ऊर्जा ले ही ना पाए, मनुष्य किसी और से कैसे ऊर्जा ले सकता है? कैसे? उसमें क्लोरोफिल नहीं है, वो किसी और चीज से कैसे ऊर्जा ले सकता है? सूर्य की ऊर्जा को कैसे ट्रैप कर सकता है? अगर हम सूर्य की ऊर्जा को ट्रैप नहीं करेंगे, हमारे पास कोई ऊर्जा नहीं होगी, तो उसको दूसरी ऊर्जा में, अपने काम लायक ऊर्जा में जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, उसमें हम बदलेंगे कैसे? ऊर्जा तो पैदा होती नहीं कि हम अपने से पैदा कर लेंगे। सबसे पहले हमें कहीं से ऊर्जा चाहिए, तब तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे। तो माय डियर, जहां क्लोरोफिल होता है ना, वो सूर्य की ऊर्जा ले लेते हैं। तो इससे क्या हो गया? पौधे के पास एक ऊर्जा आ गया, सूर्य की ऊर्जा। अब वो चाहे तो इसको किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकता है, और इसी सूर्य की ऊर्जा को, एक ऊर्जा तो उत्पन्न होती नहीं है, नष्ट होती नहीं है, तो क्या करता है? इसी सूर्य की ऊर्जा को जो इसने ट्रैप करके रखा है, ग्रहण करके रखा है, उसको अपने भोजन वाली ऊर्जा में बदल देता है। स्टार्च में जो ऊर्जा है वो कहां से आई? क्या ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है कि स्टार्च में आके घुस जाएगी? नहीं। इसका मतलब इसमें ऊर्जा किसी न किसी पहले की कोई ऊर्जा रही होगी जिसका रूपांतरित रूप है। तो कौन सी ऊर्जा जिसका रूपांतरित रूप है? तो पहले से आपके पास कोई ऊर्जा होना चाहिए। कौन सा ऊर्जा है हरे पादप में? क्लोरोफिल के कारण सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जिसको विकिरण ऊर्जा भी कहते हैं। और उस विकिरण ऊर्जा को इसने सिर्फ रूप चेंज कर दिया है। ये क्लोरोफिल सबसे पहले एक ऊर्जा पकड़ के देती है, जिसके से इन्होंने रूप चेंज किया है। पादप ने अपने अंदर के सिस्टम को यूटिलाइज करके, उपयोग करके इन्होंने रूप चेंज कर दिया, स्टार्च बना दिया, जिसमें अपनी सारी ऊर्जाएं रख दी। ये जो सूर्य की ऊर्जा है उसको बदल कर रख दिया।
और कुछ ऊर्जा अपने लिए उपयोग कर ली, इसी में से कुछ ऊर्जा उपयोग कर ली और बाकी ऊर्जा को इसमें रख दिया। अब हम क्या करते हैं, हमें भी तो कोई ऊर्जा चाहिए, क्योंकि ऊर्जा तो पैदा होती नहीं है कि हमें पैदा हो जाएगी और हमारे लिए काम करेगी, हमें भी कहीं से ऊर्जा चाहिए। अब क्लोरोफिल नहीं है तो हम तो सूर्य की ऊर्जा ले नहीं सकते, तो हम किसकी ऊर्जा ले भाई? है? तो हमने क्या किया, हमने कहा कि ये जो पौधे स्टार्च बना कर रखे हैं, पौधे जो प्रोडक्ट बना कर रखे हैं, उसमें उन्होंने सूर्य की ऊर्जा को किसी रूप में बदल कर रखा है, हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो परपोषियों ने क्या किया, जो परपोषण की क्रिया करते हैं, उन्होंने पौधों में जो सूर्य की ऊर्जा का रूपांतरित रूप है उनको लिया। अब उनको लिया तो क्या हुआ, उनके पास भी अब अंदर, मान ली उनको पोषण के द्वारा अंदर खाया तो उनके पास भी एक ऊर्जा का सोर्स चला गया। मान लीजिए उसका फल खाया, आलू खाया, आलू में सूर्य की ऊर्जा ट्रैप है, वो जिस भी रूप में हो वो उसने लिया तो एक ऊर्जा का सोर्स तो ले लिया। अब उस ऊर्जा के सोर्स को क्या कर सकता है, मनुष्य अपने अंदर ले आके अपने हिसाब से उसको बदल सकता है। तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई ऊर्जा का सोर्स चाहिए ताकि आप अपने हिसाब की ऊर्जा के सोर्स में बदल सकें। पौधों के पास वो ऊर्जा का सोर्स सूर्य की ऊर्जा बन जाती है क्लोरोफिल के कारण। हम में भी क्लोरोफिल होती तो हम किसी का मुंह नहीं ताकते, हम भी क्या करते, हम भी सूर्य की ऊर्जा को ट्रैप कर लेते हैं और उस ऊर्जा को फिर अंदर ले जाके, ऊर्जा रूपांतरित तो होती है, फिर उस ऊर्जा को हम अपने हिसाब की ऊर्जा में बदल लेते जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक, हम सूर्य की ऊर्जा को ट्रैप किए हैं, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते उसका, तो उसको हम किसी और रूप में यूज कर लेंगे। जैसे कि पानी की धारा प्रवाह वाली ऊर्जा, जो पानी की धारा की ऊर्जा है, हम पानी की धारा की ऊर्जा को यूज नहीं करना चाहते क्योंकि उस रूप में नहीं लेना चाहते, तो हम उसका बिजली बना के यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले से कोई ऊर्जा तो होनी चाहिए ना रूपांतरण करने के लिए। तो पौधों के पास क्लोरोफिल के कारण सूर्य की ऊर्जा आ जाती है और वो उसको रूपांतरित कर लेते हैं अपने लिए उपयोग कर लेते हैं, और कुछ बचता है तो स्टोर करते हैं, और इसी स्टोर किए हुए में जो ऊर्जा रहती है वो किसकी है, एट लास्ट तो सूर्य की है। उसको हम लोग क्या करते हैं, लपक लेते हैं, क्योंकि हम तो सूर्य की ऊर्जा ले नहीं सकते। तो जो इसमें ऊर्जा ट्रैप है फंसे हुए पौधों द्वारा सूर्य की ऊर्जा को चेंज करके जो बनाया गया, उसको हम लोग ले लेते हैं, और जब हम लोग ले लेते हैं तो हम में भी एक ऊर्जा का सोर्स आ गया। फिर हम उसको धीरे 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 अपने अंदर की विधि से अपनी उपयोग करने लायक ऊर्जा में चेंज कर लेते हैं। तो आपको यह भी समझना पड़ेगा। थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि क्लोरोफिल का होना और ना होने में क्या अंतर है। सोचिए अगर आपके पास क्लोरोफिल होता तो क्या करते, आपको भी एक ऊर्जा मिल जाती, फिर आप अपनी मैकेनिज्म से, अपने तरीकों से, अपनी विधियों से आप उसको अपने तरह की ऊर्जा में ढाल लेते। जैसे कि मान लीजिए हम शादी करके किसी लड़की को ले आते हैं और वो हमारी तरह की नहीं निकली, हमारी नेचर की नहीं निकली, तो क्या करेंगे, फिर हम उसको धीरे 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 ट्रेंड करके अपनी विधियों द्वारा अपने नेचर में ढाल लेते हैं, फिर हम कंफर्टेबली उसके साथ रहने लेते हैं। लेकिन उसके लिए कोई पहले आनी तो चाहिए, तब तो उसको ढालोगे, या हवा को ढालोगे, घर की दीवारों को ढालोगे, जिस रूम में रहते हो उसकी दीवार को ट्रेनिंग दोगे, कोई होना तो चाहिए। तो हमारे पास तो डायरेक्ट कोई नहीं हो सकता, हरे पादप में क्लोरोफिल है जो डायरेक्ट सूर्य की ऊर्जा ले सकता है, और हम लोग क्या ले सकते हैं, इनका जो बनाया हुआ चीज है उसको ग्रहण करके ऊर्जा ले सकते हैं। अब आप कहेंगे सर बहुत लोग तो चिकन खाते हैं, बहुत लोग मटन खाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो मटन खाते हैं तो जो बकरे का मांस है उसमें ऊर्जा कहां से आई, उसने घास खाई, घास की ऊर्जा कहां से आई, सौर ऊर्जा, उसमें क्लोरोफिल था, उसने सौर ऊर्जा को ट्रैप किया और उसने कुछ ऊर्जा अपने लिए यूज किया और कुछ को स्टोर किया, उसको बकरी ने खाया, बकरी को वहां से ऊर्जा का सोर्स मिला, उसने अपने अंदर ले आके उसको अपने हिसाब से डेवलप करके अपने अंदर रख लिया, फिर हमने उसके मांस को खाया, तो वो ऊर्जा का सोर्स मेरे अंदर आया, फिर हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। ये है, तो इसका मतलब यह है कि स्व पोषण का डायरेक्ट रिलेशन क्लोरोफिल से है, और हम में क्लोरोफिल नहीं है, जिनमें भी नहीं है, उनको किसी दूसरे का ही खाना पड़ेगा। अगर आप सूर्य को भी दूसरा मानते, थोड़ा एक सेकंड के लिए सोचिए, सूर्य को आप दूसरा मानते तो क्या हरे पादप को स्वपोषी कह पाते? नहीं। तब तो यह भी कहा जाता कि हरे पादप भी तो किसी और से ले रहे हैं, लेकिन सूर्य को दूसरा नहीं माना जाता। सूर्य एक भौतिक चीज है, जैविक चीज नहीं है, जीव नहीं है, इसलिए सूर्य को दूसरा नहीं माना जाता। जब एक जीव किसी दूसरे जीव से लेता है, यहां पर माइंड में सोचिए, माइंड में, जब एक जीव किसी दूसरे जीव से लेता है तब हम उसको दूसरा गिनेंगे। हम ही अगर सूर्य से लेने लगे तो हमारे लिए भी सूर्य दूसरा नहीं होगा, वो भौतिक है, हम जैविक चीज हैं, हम जीव हैं, वो जीव नहीं है।
तो चूंकि पौधे सूर्य से लेते हैं तो सूर्य भी तो दूसरी चीज हुई, ये भी तो किसी से ले रहा है, लेकिन हम इसको किसी और से लेने का नाम क्यों नहीं देते? क्योंकि ये जीव है, वो जीव नहीं है। लेकिन हम किससे लेते हैं? हमारी बात करो, मनुष्य की बात करो। लेट मी टॉक ऑन दिस टॉपिक। हमारी बात करो, हम किससे लेते हैं? हम क्या सूर्य से लेते हैं? क्या हम किसी भौतिक चीजों से लेते हैं? नहीं, हम लेते हैं दूसरे जीवों से। यानी एक जीव जब दूसरे जीव से लेगा तो उसको दूसरा गिना जाएगा। इसलिए हम परपोषी के श्रेणी में खड़े हैं। कौन सा पौधे ने अपने अंदर की ऊर्जा इस्तेमाल की है? कौन सा किया, हमको बताइए ना। पौधे ने कौन सा अपने अंदर की ऊर्जा इस्तेमाल की? इसने भी सूर्य की ऊर्जा इस्तेमाल की, किसी और की है, लेकिन वहां पे हम किसी और को नहीं गिन रहे हैं कि वो कोई दूसरा है। और जब हम इससे ले रहे हैं तो हमारे लिए आप गिन रहे हैं कि वो दूसरा है और हमको परपोषी बोल रहे हैं। क्यों? इसको तो सोचना पड़ेगा ना कि क्यों। क्योंकि हम एक जीव होते हुए दूसरे जीव से ले रहे हैं, इसलिए हमको गिन रहा है कि हम दूसरे से ले रहे हैं। इनको क्यों नहीं गिन रहा है? क्योंकि ये एक जीव होते हुए दूसरे जीव से नहीं ले रहे हैं, अजैव कारक से ले रहे हैं। सूर्य की ऊर्जा एक अजैव कारक है, जीव नहीं है। सूर्य एक जीव नहीं है, इसलिए इसको दूसरा नहीं गिना जा रहा है। तो आपको ये बेसिक डिफरेंस भी समझना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। 10th के लिए तो बहुत ही थोड़ा हायर हो गया, लेकिन फिर भी आपको समझ आएगी, कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप कहीं भी लड़ सकते हैं, मुद्दा होगा आपके पास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बताइए स्वपोषण क्या है? पोषण की एक ऐसी विधि है जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है। दूसरी चीज पर तो आश्रित है ना, चीज बोल रहा हूं, जीव नहीं बोल रहा हूं। दूसरी चीज पर आश्रित है ना, सूर्य की ऊर्जा। सूर्य को गायब कर दो और तब बताओ किस हरे पादप ने अपना खाना बना लिया है। यानी ये भी किसी पर निर्भर करता है, लेकिन हम उसको गिनते नहीं को दूसरा है, क्योंकि जब एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है तब दूसरा गिनते हैं। ये हरे पादप तो जीव हैं, सूर्य जीव नहीं है। तो क्या लिखेंगे आप स्वपोषण का डेफिनेशन? पोषण की एक ऐसी विधि जिसमें कोई जीव दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता, बल्कि अपने अगल बगल के अजैव कारकों से ऊर्जा को ग्रहण करता है और अपना भोजन स्वयं बना लेता है। लेकिन परपोषी में क्या है? परपोषण में क्या है? परपोषण एक ऐसी विधि है जिसमें कोई जीव दूसरे जीव से, वर्ड देखिए, दूसरे जीव से, अगल बगल के कारकों से नहीं, सूर्य की ऊर्जा से नहीं, दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है डियर स्टूडेंट। इसलिए हम परपोषण के कैटेगरी में खड़े हैं, क्योंकि हम एक जीव होते दूसरे जीव से ले रहे हैं। हम भी अजैव कारकों से लेते, फिर हम देखते कि दुनिया हमें क्या कहती है। अगर दुनिया हमें तब परपोषी कहती, परपोषण वाला कहती कि आप परपोषण विधि वाले हैं, आप एक परपोषी हैं, तो उसके गाल पर जोरदार तमाचा हम देते, उसके गाल पर जोरदार तमाचा देते। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हम अजैव कारकों से, अपने अगल बगल के अजैव कारकों से, जो जीव नहीं है उनसे हम नहीं ले सकते, हमको लेना पड़ेगा किसी दूसरे जीव से ही। इसलिए हम परपोषी में खड़े हैं और वो लोग स्वपोषी में खड़े हैं। ये तो अंतर क्या है। अब हम लोग आज लेक्चर यहीं पर बंद करते हैं। अगली बार इसके आगे के स्लाइड में मिलेंगे, यहीं से टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।